स्टूडेंट विद्या क्रिएटर से मनीषा। ज्योग्राफी का दूसरा ज्वालामुखी जो मैं पढ़ा रही थी उसी के आगे फिर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करती हूँ। आज हम देख रहे हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से ज्वालामुखी आपके दो प्रकार के होंगे। एक जो उद्गार के आधार पर जो मटेरियल निकल रहा है उसके आधार पर ज्वालामुखी, और दूसरा जो क्रियाशीलता होगी उसके आधार पर ज्वालामुखी। तो अगर उद्गार के आधार पर देखें तो ये तीन प्रकार का आपका होगा। एक जिसमें केंद्रीय उद्गार होगा, यानी बिल्कुल मेन से उद्गार होगा। दूसरा जो दरार के माध्यम से उद्गार होगा, और तीसरा पंख के आधार पे, जहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह मिलती है वहाँ पे पंख उद्गार वाले ज्वालामुखी मिलते हैं। ज्वालामुखी का मतलब ये नहीं है कि मैग्मा और बिजली, गरम लिक्विड पदार्थ या रेड कलर ही निकलेगा, कोई जरूरी नहीं है। राख धुएं का भी निकल सकता है, गैसेस ज़्यादा मात्रा में निकल सकती हैं, और ये भी हो सकता है। तो जहाँ पे ईंधन वगैरह मिलेंगे वहाँ पे पंख आपके उद्गार होगा, अगर उद्गार के आधार पर देखें तो। और दूसरा क्रियाशीलता के आधार पे तो आपका सक्रिय होगा, प्रसुप्त होगा और विलुप्त होगा। तो जो सक्रिय है यानी उसमें उद्गार हो रहा है, कभी भी हो सकता है। और जो प्रसुप्त होता है इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम पहले हुआ था और अभी भी संभावना है कि हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद उसमें उद्गार हो जाएगा। और जो ये तीसरे प्रकार का है विलुप्त, यानी यहाँ पे उद्गार हुआ था, उद्गार होने के बाद वो आपके प्रसुप्त में आया। इसके बाद हुआ क्या है कि वहाँ पे झील वगैरह बन गई हैं और पानी ने उस गड्ढे को घेर लिया है। तो जो क्रेटर है वहाँ पे पानी भर गया है, तो ये आपका विलुप्त प्रकार के ज्वालामुखी के अंतर्गत आएगा। फिर देखते हैं उद्गार के आधार पर केंद्रीय उद्गार में ये आपका पहला है हवाई तोले, दूसरा है स्ट्राम्बोली तोले, तीसरा है वाल्केनियन तोले, चौथा विसुवियस तोले, पांचवा आपका है पिलियन तोले, और छठा आपका है प्लीनियन। ठीक है, पिलियन और प्लीनियन ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट विद्या क्रिएटर से मनीषा। ज्योग्राफी का दूसरा ज्वालामुखी जो मैं पढ़ा रही थी उसी के आगे फिर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करती हूँ। आज हम देख रहे हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से ज्वालामुखी आपके दो प्रकार के होंगे। एक जो उद्गार के आधार पर जो मटेरियल निकल रहा है उसके आधार पर ज्वालामुखी, और दूसरा जो क्रियाशीलता होगी उसके आधार पर ज्वालामुखी। तो अगर उद्गार के आधार पर देखें तो ये तीन प्रकार का आपका होगा। एक जिसमें केंद्रीय उद्गार होगा, यानी बिल्कुल मेन से उद्गार होगा। दूसरा जो दरार के माध्यम से उद्गार होगा, और तीसरा पंख के आधार पर, जहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह मिलती है वहाँ पे पंख उद्गार वाले ज्वालामुखी मिलते हैं। ज्वालामुखी का मतलब ये नहीं है कि मैग्मा और बिजली, गरम लिक्विड पदार्थ या रेड कलर ही निकलेगा, कोई जरूरी नहीं है। राख धुएं का भी निकल सकता है, गैसेस ज़्यादा मात्रा में निकल सकती हैं, और ये भी हो सकता है। तो जहाँ पे ईंधन वगैरह मिलेंगे वहाँ पे पंख आपके उद्गार होगा, अगर उद्गार के आधार पर देखें तो। और दूसरा क्रियाशीलता के आधार पे तो आपका सक्रिय होगा, प्रसुप्त होगा और विलुप्त होगा। तो जो सक्रिय है यानी उसमें उद्गार हो रहा है, कभी भी हो सकता है। और जो प्रसुप्त होता है इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम पहले हुआ था और अभी भी संभावना है कि हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद उसमें उद्गार हो जाएगा। और जो ये तीसरे प्रकार का है विलुप्त, यानी यहाँ पे उद्गार हुआ था, उद्गार होने के बाद वो आपके प्रसुप्त में आया। इसके बाद हुआ क्या है कि वहाँ पे झील वगैरह बन गई हैं और पानी ने उस गड्ढे को घेर लिया है। तो जो क्रेटर है वहाँ पे पानी भर गया है, तो ये आपका विलुप्त प्रकार के ज्वालामुखी के अंतर्गत आएगा। फिर देखते हैं उद्गार के आधार पर केंद्रीय उद्गार में ये आपका पहला है हवाई तोले, दूसरा है स्ट्राम्बोली तोले, तीसरा है वाल्केनियन तोले, चौथा विसुवियस तोले, पांचवा आपका है पिलियन तोले, और छठा आपका है प्लीनियन। ठीक है, पिलियन और प्लीनियन ध्यान रखिएगा। हवाई तोले में आपका आएगा मोना लोआ और किलुआ।
जो आपका स्ट्राम्बोली तुल्य है, स्ट्राम्बोली और हिल्का इसके अंतर्गत आएंगे। वाल्केनियन तुल्य में वाल्केनो और इंडोनेशिया के जो हैं वो आएंगे। विसुअस तुल्य में विसुअस आएगा। पिलियन तुल्य में माउंट पिली आएगा। और जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होते हैं वही सबसे ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। फिर पिलियन विनाशकारी हैं और जो पिलियन है वो विसुवियस इसके अंतर्गत आएगा। फिर दरारी उद्गार के आधार पर अगर हम देखें तो भारत के जो प्रायद्वीपी हैं, भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है वो दरारी उद्गार वाला आपके अंतर्गत आएगा। कोलंबिया पठार आएगा और ब्राज़ील का पठार दरारी उद्गार के अंतर्गत आएंगे। यानी यहाँ जो उद्गार होगा, जैसे ये है तो ऐसे ऐसे उद्गार होगा, ये दरार के माध्यम से, या मान लीजिए ये ऐसे गया है तो इस पोर्शन में ऐसे दरार से मैग्मा निकलेगा, ठीक है। फिर पंख उद्गार के अंतर्गत आपका जो पेट्रोलियम क्षेत्र है वो और प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्रों में पंख उद्गार वाले ज्वालामुखी पाए जाएंगे। जैसे बाकू तेल क्षेत्र है, बोगा कैप्सियन, ये सारे आपके जो है कैप्सियन सागर में है, ये सारे आपके किसके अंतर्गत आ रहे हैं? पंख उद्गार के आधार पे। फिर बात करते हैं क्रियाशीलता के आधार पे। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एल्बुर्ज इरेबस, ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर यहाँ पे विस्फोट और उद्भेद होता रहेगा, उद्गार निकलते रहेगा मैग्मा थोड़ी थोड़े समय पे। और अंडमान निकोबार का जो बैरल द्वीप है ये और लिपारी द्वीप, ये भी जो है आपके ज्वालामुखी उद्गार का सक्रिय उदाहरण, क्रियाशीलता के आधार पर अगर हम देखें तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, यानी स्ट्राम्बोली में जो है वो उद्गार होता रहता है। इटली का एटान और एक्वाडोर, ये जो है आपके सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। और जो कोटोपैक्सी है वो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? कोटोपैक्सी। फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी में इटली का वेसुवियस उद्गार के बाद ये यहाँ पे उद्गार होना बंद हुआ है। और इंडोनेशिया का क्राकाताओ पुनः थोड़ा उद्गार हुआ है बहुत वर्षों के बाद, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। अंडमान का जो नारकोंडम है यहाँ जो है उद्गार की संभावना है, इसलिए ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आएगा। फिर विलुप्त ज्वालामुखी है, यानी यहाँ पे उद्गार कई वर्षों पहले हुआ था, अब नहीं होना है, वहाँ पे पानी भर गया है या वो ढक गया है। तो इक्वेडोर का चिम्बराजो उद्गार और म्यांमार का पोपा घटना, ईरान का देवबंद को सुल्तान, ये हजारों वर्षों से यहाँ पे उद्भेदन नहीं हुआ है और यहाँ पे उद्भेदन की संभावना नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम देखें तो ज्वालामुखी दो प्रकार के मुख्य रूप से हैं। पहला उद्गार के आधार पर, दूसरा क्रियाशीलता के आधार पर। और जो उद्गार के आधार पे थे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम उद्गार के आधार पर देखें तो केंद्रीय उद्गार वाले हैं, दरारी उद्गार वाले हैं और पंख उद्गार वाले आपके ज्वालामुखी होंगे। क्रियाशीलता के आधार पर देखें तो ये ज्वालामुखी जो होंगे वो सक्रिय होंगे, प्रसुप्त होंगे और विलुप्त होंगे। तो प्रसुप्त क्या है कि जो होने की संभावना है कुछ वर्षों के बाद, वहाँ हो सकता है ज्वालामुखी उद्गार। विलुप्त क्या है, कभी हुआ था अब नहीं होगा। और सक्रिय क्या है, जहाँ पे उद्गार हो रहा है।
फिर बात करते हैं कि ज्वालामुखी अंदर से निकल रहा है मैग्मा चैम्बर से, तो हमारी अर्थ जो है वो बीच में, ऐसा तो है नहीं कि हमने सीमेंट और उससे ईंटे से पूरा बना रखा है, ऐसा तो है नहीं, कहीं अलग अलग टाइप के होल्स होंगे जहाँ पे भरते हुए आपका जो मैग्मा होगा वो बाहर आएगा। तो भरते हुए जब आता है तो उसको अलग अलग शेप होते हैं और उस अलग अलग शेपों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले जो आपका बैथोलिथ होगा, सबसे बड़ा आग्नेय ये होता है, ठीक है, ये बैथोलिथ है, यहाँ पे मैग्मा पूरा जमा होगा। तो सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है और ये किससे निर्मित होगा? ग्रेनाइट से, यानी ग्रेनाइट यहाँ पे ग्रेनाइट से निर्मित होगा और गुंबद की तरह मैग्मा का गुंबद की तरह यहाँ पे जमा होगा। फिर लैपोलिथ, ये लैपोलिथ जो होगा वो मैग्मा का तस्तरी नुमा जमाव है, ठीक है, ये इस तरह से तसरी नुमा जमाव आपका क्या कहलाएगा? लैपोलिथ कहलाएगा। फैकोलिथ लहरदार जमाव, ये देखिए ऐसे जमा, फिर इसके बाद ऐसे जमा, ये ऐसे जमा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? फैकोलिथ, ये देखिए, ठीक है, ये फैकोलिथ है। फिर सील क्या होगा? सील और सिल दोनों एक ही चीज़ है, बस मोटी और पतली परत का अंतर होता है। तो इसमें क्या होगा? सील समानांतर परतों का मोटा जमा अगर होगा तो वो सील कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए मोटाई ज़्यादा होगी तो सील कहलाएगी और अगर पतला है तो ये आपकी सिल कहलाएगी, ठीक है। और लैकोलिथ मैग्मा का गुंबदाकार ऊपरी, अगर ये आपका बैथोलिथ नीचे मिल रहा है तो ऊपर क्या होगा? लैकोलिथ, ये देखिए गुंबद के आकार का ऊपरी जमाव आपके इस पे बेस पे आते आते ऊपर जो जमा मिलेगा वो लैकोलिथ कहलाएगा। शेप कैसा होगा? बैकोलिथ की तरह ही होगा। फिर आपका है लैकोलिथ, लैकोलिथ मैग्मा का गुंबदीकार। डाइक क्या है? सतह की ओर लंबवत गुंबदाकार जमाव, सतह की ओर लंबवत, ये देखिए डाइक ऐसे, फिर ये गुंबदाकार जमाव सतह की ओर है, ये मतलब यहाँ से नली से मैग्मा जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए मैग्मा नली से गया, यहाँ क्योंकि गैपिंग थी तो यहाँ भरेगा, अब क्योंकि तसरी की तरह भर रहा है तो लैकोलिथ, अब लहरदार भर रहा है तो फैकोलिथ। अगर ऊपर जो है यहाँ मैग्मा यहाँ से भी तो जा सकता है, या यहाँ पे होल होगा यहाँ से भी जा सकता है। अगर ये सरफेस के पास में अगर हो रहा है तो ये आपका लैकोलिथ। डाइक क्या हो रहा है कि इस तरह से ऊपर गुंबदाकार जमाव, और डाइक क्या हो रहा है? सीधा। ये सील क्या है? मोटा जमाव, समानांतर मोटा जमाव, और समानांतर पतला जमाव क्या हो रहा है? वो शीट कहलाएगा, ठीक है। और स्टॉक छोटे आकार के जो बैथोलिथ होंगे वो आपके कहलाएंगे स्टॉक। ये मान लीजिए आया है यहाँ पे मैग्मा, और छोटे आकार के बैकोलिथ अगर बन रहे हैं तो ये आपका कहलाएगा स्टॉक। अंदर इस तरह से मैग्मा आपका जमा हुआ, मैग्मा अगर यहाँ ऐसे जमा हो रहा है तो जो नली या जहाँ गैप उसको मिलेगा वहाँ पे ये जमते हुए ऊपर आएगा, प्रेशर देगा। तो जब प्रेशर देगा तो यहाँ पे क्या होगा? छोटा होल होगा, और यही बार बार हो रहा है तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा करेगा तो ये बहुत बड़ा होल बन जाएगा। तो ये क्या हैं आपके ज्वालामुखी नलिका के थ्रू अलग अलग शेप बनाएंगे, जैसे हमने लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैकोलिथ, सील, डाइक ये सब बताया है, तो ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ऊपर गुंबदाकार जमाव क्या कहलाता है, नीचे गुंबदाकार जमाव क्या कहलाता है, ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस तरह से सिंडर शंकु का निर्माण होगा, बड़ा होल हो जा रहा है तो
और जब शंकु का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है वर्षा का पानी अगर उद्गार बंद हो गया तो वहाँ पे भर जाएगा। जब वहाँ पे भर जाएगा तो ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील या क्रेटर झील हो जाएगी। क्रेटर का निर्माण करेगा ज्वालामुखी। यही जो ज्वालामुखी होगा ये आपकी जो प्राथमिक शैल है उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं से ही तो सारी मिट्टी बनेगी। जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो मैग्मा या तो उसमें एसिड होगा, तो जब एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये मैं बताऊंगी आगे उसमें कि कब जो है गाढ़ा होगा, कब वो हल्का होगा। अगर मैग्मा गाढ़ा निकल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि जब गाढ़ा निकल रहा है तो जमाव ज़्यादा होगा और टाइम लगेगा उसको ठंडा होने में। पतला जमाव होगा तो वो दूर तक फैलेगा और जो है टाइम जल्दी वो ठंडा हो जाएगा। तो और उन दोनों की कंडीशन अलग अलग होंगी। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण में इनकी ही तो भूमिका रहेगी और यही जो आग्नेय चट्टान है वो धीमे धीमे सारी आपकी चट्टानों का निर्माण करेगी। ठीक है। तो जैसे ये मैग्मा आया बाहर तो ज्वालामुखी डोम या भस्म शंकु का निर्माण करेगा, लावा पठार का निर्माण करेगा, लावा मेसा का निर्माण करेगा, सिंडर शंकु का निर्माण करेगा। और अगर कई सारे मटेरियल राख, धुआं और मैग्मा लेके आ रहा है तो वो किसका निर्माण करेगा? मिश्रित आपके ज्वालामुखी का निर्माण करेगा। सिडार क्या है? सिडार मैग्मा अगर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इसके बाद ये समानांतर जैसे देवदार के पेड़ होते हैं उसकी तरह अगर जमा हो रहा है तो ये आपका कहलाएगा सिडार। ठीक है। अंदर फिर ये ऊपर, फिर ये सरफेस पे आएगा और फिर फैलेगा। ये अंदर की चीज़ें मैं बता रही हूँ पृथ्वी के अंदर। तो अगर ऐसा जमा हो रहा है तो ये आपका कहलाएगा सिडार। फिर बात करते हैं कि ज्वालामुखी का वितरण कहाँ कहाँ है। तो अगर हम ज्वालामुखी का वितरण देखें तो सबसे ज़्यादा ये आपका जैसे देखें मैप में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर आपका जो है रसिया का पोर्शन है और इधर जो है इंडोनेशिया वगैरह है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ज्वालामुखी का सबसे ज़्यादा विस्तार है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अगर हम हार्न अंतरीप से देखें, यहाँ से लेकर के हार्न अमेरिका के हार्न से लेकर के पूर्वी के अलास्का तक अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक जाएं तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। और जैसे दक्षिणी अमेरिका के अंतरीप हार्न से लेकर के पूर्वी उत्तरी अमेरिका के अलास्का तक और पश्चिम एशिया में अगर हम देखें तो इसके पूर्वी तट से क्यूराइल द्वीप समूह, जापान, फिलीपाइंस और पूर्वी द्वीप समूह, यहाँ आपको ये वाला जो पोर्शन है ये आपको ज्वालामुखी उद्गार का क्षेत्र दिखेगा। ठीक है, ये वाला। और इधर ये। तो अगर हम देखें प्रशांत महासागरीय पेटी तो ये आपकी प्रशांत महासागरीय पेटी है जहाँ ज्वालामुखी उद्गार होता है। फिर मध्य विश्व पेटी अगर हम देखें तो यूरोप, एशिया के जो मध्यवर्ती भाग है आल्प्स और हिमालय के साथ साथ, तो ये वाले जो क्षेत्र होंगे ये यूरोप या आपका अफ्रीका या अगर भारत कर दें और इधर ये द्वीप कर दें, ये इधर अलास्का और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कौन सा क्षेत्र होगा? ये आपका मध्य विश्व पेटी है और इसके आल्प्स, हिमालय तथा हिमालय के साथ साथ पूर्व पश्चिम दिशा में यह मैडोरा और कनारी द्वीप समूह से आरंभ होकर के भूमध्य सागर के काकेशस, अर्मेनियन, ईरान, बलूचिस्तान, हिमालय के से यूनान तक, म्यांमार, अमन और इंडोनेशिया तक ये गया हुआ है। ठीक है। और अफ्रीकन रिफ्ट घाटी अगर हम देखें तो अफ्रीका के पूर्वी भाग के झोब क्षेत्र से लाल सागर तक ये फैला हुआ है। और अन्य में जो है केप वर्ड है, अंटार्कटिक है के तट भाग, यहाँ पे भी आपके ज्वालामुखी का क्षेत्र है।
ये जैसे हम इसको ये देख सकते हैं, देखिए केप ऑफ गुड होप से लेकर के ये पूरा ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आपका ज्वालामुखी क्षेत्र है। इसके द्वारा छुटके छुटके क्षेत्र भी हैं। अगर विश्व में देखें विस्तार ज्वालामुखी का, तो ये पूरा ये वाला क्षेत्र जाएगा ज्वालामुखी उद्गार के अंतर्गत, ये पूरा क्षेत्र जा रहा है, ठीक है। ये इधर होता हुआ ये वाला क्षेत्र, फिर ये क्षेत्र, ये पूरा आपका ज्वालामुखी उद्गार का है। तो ज्वालामुखी में हमने क्या बताया कि प्लेट्स जो है जहाँ पे कमज़ोर होंगी वहाँ ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, यानी यहाँ पे जो हमारी प्लेट्स हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं, इसीलिए भूकंप और ज्वालामुखी की संभावना इन क्षेत्रों में ज़्यादा है। अब पहले आपने देखा होगा जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो हमारे जो पूरी अर्थ पे क्या था, पूरी अर्थ में बीच में जो है महाद्वीप थे और इधर पूरा जल था। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, ये दो भागों में टूटा, तो टेथिस सागर किस में कन्वर्ट हुआ, पर्वत वहाँ पे आ गए, या आपका जो है भूमध्य सागर का पोर्शन बना, बाकी सारे द्वीप और महाद्वीप उभर करके आ गए। अब इसी तरह से ये भी तो टूट रहा है, तो जहाँ जो कड़ी कमज़ोर पड़ रही है वहाँ पे आपके ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। फिर क्रेटर, मुख्य के पास पास शंक्वाकार रूप में जो विस्तृत पदार्थों का क्रेटर क्या होगा, जैसे ये है तो मुख्य के पास ये यहाँ जो जमा हो जाता है शंक्वाकार, यही आपका कहलाता है क्रेटर। क्रेटर का ही विस्तृत रूप कहलाएगा कार्डेरा, ठीक है, ये जमाव कार्डेरा। फिर धुआंरे क्या होंगे, ज्वालामुखी क्रिया से सीधे संबंधित क्षेत्र जहां से निरंतर गैस और जल वाष्प निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस निकलेगी और जल वाष्प निकलेगा, तो वहां पे क्या कहलाएगा, वो धुआंरा कहलाएगा। और ग्रेसर क्या कहलाएगा, ऐसे स्रोत जिसमें समय समय पर फुहारे और वाष्प छूटे, वो गर्म जल के स्रोत होते हैं, वो कहलाते हैं आपके ग्रेसर। यानी ग्रेसर भी आपके ज्वालामुखी से संबंधित है। हम सुनते हैं वहाँ पे हमने आलू डाला और आलू पक के निकल गया, या चावल की थैली डालो तो पक के निकल जाती है, तो ये आपके ग्रेसर के कारण होगा, ठीक है। क्यूपोला क्या है, भूगर्भिक बैथोलिथ की छत पर स्थित एक गुंबदाकार। अभी हमने आपको लैकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ बताया है, तो जहाँ पे बैथोलिथ की छत पर स्थित ये गुंबदाकार जो जमा होगा वो आपका क्यूपोला कहलाएगा। टफ क्या कहलाता है, ज्वालामुखी शंकु के चारों ओर सदृढ़ और विस्फोट के दौरान निकले खंडित शैल के जमाव। जैसे मान लीजिए अंदर से मैग्मा निकला, तो जो इसके साथ पत्थर के टुकड़े भी तो निकल रहे हैं, तो जो ये पत्थर के टुकड़ों का जमा हुआ है ये आपका कहलाएगा टफ। और उपांत या रिम क्या कहलाता है, तो ज्वालामुखी क्रेटर या मुख के चारों ओर जो सीमा का अंत होगा या सीमांत होगा वो आपका उपांत या रिम कहलाएगा। पाजोलाना क्या है, ज्वालामुखी राख है और बुझे चूने से बना मिश्रण होता है, सोनेंट इसको बोला जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लावा और मैग्मा में क्या अंतर है, तो जो विस्फोटक पदार्थ अंदर जमा होगा फिर वो लैकोलिथ, बैथोलिथ, सील और डाइक इन सब में कन्वर्ट होंगे, होते हुए जब ये ऊपर आएंगे, ठीक है, तो जब वो ऊपर आते हैं तो ऊपर होने पर ये क्या कहलाएंगे आपके, ये आपका होता है लावा, और जब तक ये अंदर रहते हैं वो तब तक ये होता है मैग्मा। तो मैग्मा अंदर कहलाता है
है वही लिक्विड, तो जो अंदर होगा वो मैग्मा कहलाएगा, और जब वो सल्फेस से बाहर आ जाएगा तो ये सल्फेस पे आ जाएगा तो ये आपका कहलाएगा लावा। तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो निश्चित पदार्थ हैं अंदर वो मैग्मा कहलाते हैं, और वही पदार्थ जब बाहर आ जाते हैं तो उनको कहा जाता है और लावा। और लावा ही जो है आपके आग्नेय शैलों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, आग्नेय शैल उन्हीं से बनेंगे। कोटोपैक्सी आपका इक्वेडोर में है, मोना लोआ अमेरिका में, कैमरून में आपका है ये, और आपका निरागोंग कांगो गणराज्य में है, और एटना इटली में है, ये स्टाम्बोली आपका इटली में ही है, सेंट हेलेना आपका अमेरिका में, ये ठीक है। तो ये मुख्य हैं, बाकी हम आपको और देते रहेंगे, पहले इतना याद कर लीजिए आप लोग। तो आशा है ज्वालामुखी समझ में आ गया होगा कि कौन से पदार्थ इससे निक्षिप्त होते हैं, कितने तरह के ज्वालामुखी होते हैं, और मुख्य कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा उनकी जो आंतरिक संरचना में किन किन का निर्माण होता है और किस शेप वाले को क्या बोला जाता है। साथ में जो है आपके सेंट हेलेना कहाँ पे है या कोटोपैक्सी कहाँ पे है, तो आपका ये तैयार हो गया होगा। कर लेते हैं कि लावा डार्ट या प्लग क्या होता है, कि जब ज्वालामुखी शंकु का जो विविर होता है, छेद होगा, वो ज्वालामुखी के उद्गार से भर जाएगा, ठीक है। तो जब ये भर जाएगा तो इसको बोला जाता है लावा डार्ट, ठीक है। और सोलफ तारा क्या कहलाता है, गंधक युक्त जो झुआरा होगा वो आपका कहलाएगा सोलफ तारा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।